हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिनिशा क्लासेस। माय नेम है जिनिशा सिंह और आज के सेशन में हम लोग एक न्यू सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने दो और रिवर वैली सिविलाइजेशन को कवर किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ये बहुत फेमस है, आपने नाम भी जरूर सुना होगा। ये अपने पिरामिड्स के लिए बहुत मशहूर है। ये वन ऑफ द जो वर्ल्ड के 7 वंडर्स है उसमें भी आता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। तो ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आता था और हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम उसके ऊपर भी आएंगे। इजिप्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका बॉर्डरिंग ऑन द मेडिटेरेनियन सी। फ्रेंड्स, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका में है। चलिए मैप देख लेते हैं इसका। तो ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो नॉर्थ पार्ट है तो उसमें भी जो ईस्टर्न मोस्ट साइड है इसमें इजिप्ट आता है। तो ये जो इजिप्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से एक रिवर जाती है जिसका नाम है नाइल, और एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था हेरोडोटस। उन्होंने इजिप्ट को द गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोला है क्योंकि नाइल की वजह से वहां पे फर्टिलिटी बहुत है और इसी वजह से वहां पे क्रॉप्स बहुत अच्छी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये इजिप्ट वाले रीजन में ही ये ह्यूमंस ने सेटलमेंट क्यों बसाया। अभी जो इजिप्ट है तो इजिप्ट के आसपास में सहारा डेजर्ट है। तो सहारा डेजर्ट में सहारा डेजर्ट है, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो नहीं पाती। तो वाटर ही सब कुछ है क्योंकि वाटर के बिना हम रह नहीं सकते। तो वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से होने पाती है, तो इसी वजह से वहां पे ह्यूमंस को रहने में बहुत दिक्कत आती थी। और सहारा डेजर्ट में कोई वेजिटेशन भी नहीं है, जो थोड़े बहुत जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, और जो डेजर्ट के बीच बीच में ग्रीनरी स्पॉट होते हैं जिन्हें हम ओएसिस कहते हैं, उसके सहारे वो लोग जीते थे। नाइल रिवर के आसपास वाला एरिया क्यों चुना? क्योंकि नाइल रिवर का जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल है और वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। और नाइल रिवर में कभी कभी फ्लड्स भी आते रहते हैं जिससे कि वो जो रिवर के किनारे जो मिट्टी है वो रिन्यू हो जाती है और उसमें वापस वो फर्टिलिटी आ जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम सॉइल में कभी कभी एक क्रॉप बार बार उगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी मिट्टी में बार बार पैडी उगाई, तो पैडी कोई एक न्यूट्रिएंट या कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो उससे क्या होगा कि उस सॉइल में किसी न्यूट्रिएंट की लैकिंग हो सकती है ज्यादा। तो इसकी वजह से अगर हम कोई और चीज भी उगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो ये फ्लड की वजह से ये जो सॉइल होती थी वो रिन्यू होती रहती थी, और ये जो इजिप्शियन प्लेन से इनकी जो फर्टिलिटी है वो भी बरकरार रहती थी। नाइल रिवर से हमें कई सारे फायदे मिलते हैं। नाइल रिवर ही नहीं, जितनी भी रिवर वैली सिविलाइजेशन है तो रिवर के होने के कई फायदे। पहला कि वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी और वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होने से क्रॉप्स भी अच्छे से उगेंगी। दूसरा कि हम उसे एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो ये जो रिवर होती है तो इसमें वाटर का फ्लो होता है, तो इस वाटर के फ्लो में हम बोट्स यूज कर सकते हैं। तो बोट से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो वो भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। और इससे हम लोग अपनी जो कमोडिटीज है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो रिवर्स होती है इनके बहुत फायदे होते हैं। तो इस नाइल रिवर की फर्टिलिटी की वजह से यहाँ पे जो फार्मर्स जो हार्वेस्ट किया करते थे उनके 2 से 3 बार हार्वेस्ट हो जाया करती है, जिससे वो आउटसाइड ट्रेड भी किया करते थे। तो इसी वजह से नाइल को कहते हैं, नाइल वॉज द बून टू द पीपल ऑफ इजिप्ट। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सारी बातें कर रहे हैं तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिली कैसे? तो हमें जो मोस्ट ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जो चीजें मिली है वो हमें इंस्क्रिप्शन से मिली है। हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन से कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले। इंस्क्रिप्शन मतलब जैसे कि कई सारी जगह हैं, जैसे केव है, टॉम्स है, या तो हमें कई स्क्रिप्ट्स मिली है जिनमें चीजें इनग्रेव्ड रहती हैं। जैसे कि एक केव है तो उसकी वॉल्स पर वहां पे
वहां पे उसकी वॉल्स पर लिखा जाता था, तो उसी को हम इंस्क्रिप्शन कहते थे। तो हमें ऐसे कई इंस्क्रिप्शन मिले और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिले जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन बहुत ही एक अच्छी सिविलाइजेशन थी, जहाँ पे कई सारी चीजों का प्रोग्रेस हुआ। और हमें कई सारे टर्म्स मिले जिन्हें हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। वहाँ के जो फिराओ होते थे, जिन्हें हम खुफू भी कहते हैं, मतलब वहाँ के जो किंग होते थे, उनके लिए एक स्पेशल टूम बनता था, जिसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। आपने पिरामिड को तो देखा ही होगा, वो ऐसे इस टाइप का ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसे हम पिरामिड शेप बोलते हैं। तो अभी हम इसे आगे भी डिस्कस करेंगे पिरामिड को डिटेल में। तो फ्रेंड्स, चले हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट देखते हैं। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे किंगडम्स भी बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम्स में हमें मिले हैं। तो ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का जो पुराना टाइम था, जिसे हम ओल्ड किंगडम कहते हैं, तो उस समय में पिरामिड का बहुत डेवलपमेंट हुआ। उस समय ये जो पिरामिड्स थे बहुत ज्यादा बने, मास स्केल पे बने। तो ये जो ओल्ड किंगडम था, तो इसे हम पिरामिड एज के भी नाम से जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मिडल किंगडम या न्यू किंगडम में पिरामिड्स नहीं बने, पर ये जो ओल्ड किंगडम थे, यहाँ पे बड़े बड़े पिरामिड बने और लार्ज स्केल पे पिरामिड बने। तो ये जो एज है, ये 2613 बीसी से लेकर 2181 बीसी तक ये पूरा टाइम चला था ओल्ड किंगडम का। तो चलिए देखते हैं मिडिवल किंगडम, यानी जो मिडल वाला पार्ट था, ये जो मिडल फेज था, तो इसे हम मिडल किंगडम के नाम से जानते हैं। और एज ऑफ री अराइवल, तो हम इसे एज ऑफ री अराइवल इस वजह से कहते हैं कि ये जो ओल्ड किंगडम में जो रूलर्स रूल किया करते थे, फिर उनकी धीरे धीरे लोगों पे से पकड़ छूटने लगी, फिर वो अच्छे से रूल नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जो सक्सेसर थे फिर वो वीक आए। तो ये मिडल किंगडम में एज ऑफ इसे रिवाइवल कहते हैं, क्योंकि जो फिर फिर जो उसके बाद सक्सेसर्स आए, उन्होंने वापस अपनी लेजिटिमेसी गेन की और उन्होंने वापस अपना ये जो आधिपत्य था वो जमाया, और उन्होंने अपना डोमिनेंस बढ़ाया। तो इसमें 1550 तक ये पूरा मिडल किंगडम चलता है। और इस समय एक ट्राइब होती थी, मतलब ये एक एशियन इन्वेडर्स थे, मिडल किंगडम और एज ऑफ री अराइवल। तो ये मिडल किंगडम को हम एज ऑफ री अराइवल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय ये जो ओल्ड किंगडम थे, तो उसके सक्सेसर जो थे, उसको धीरे धीरे करके वीक आने लगे। तो वीक आने की वजह से ये जो लोग थे, इनके ऊपर इनकी पकड़ छूट गई, यानी ये अच्छे से फिर रूल नहीं कर पाए। तो इसी वजह से यहाँ पे कई सारे इन्वेडर्स ने इन्वेड करने की कोशिश की। तो एक इन्वेडर्स थे जिनको हम हिक्सोस नाम से जानते हैं। ये एशियाटिक इन्वेडर्स थे, यानी एशिया से आए थे। तो इन्होंने इन्वेड किया और फिर इन्होंने अफ्रीका के ऊपर, यानी इजिप्ट के ऊपर इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। तो इसी वजह से हम इसे एज ऑफ री अराइवल कहते हैं। द न्यू किंगडम और द एज ऑफ एम्पायर बिल्डिंग, यानी ये जो न्यू किंगडम था, इस समय एम्पायर बिल्डिंग भी हुई, क्योंकि ये जो हिक्सोस थे, ये बहुत ही कम टाइम के लिए थे, ये ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए। तो फिर ये जो किंग्स थे, वो अभी भी बचे हुए थे, पर उनका जो डोमिनेंस था वो कम हो गया था। तो फिर ये जो इजिप्शियन किंग्स थे, इन्होंने हिक्सोस के साथ ब्रेवली फाइट की और फिर इन्होंने वापस अपनी जो एम्पायर थी उसे रिगेन कर लिया। जो उनकी लॉस्ट एम्पायर थी, उन्होंने उसे वापस पा लिया। तो इसी वजह से हम इसे न्यू किंगडम और द एज ऑफ एम्पायर बिल्डिंग कहते हैं। तो चलिए इसे एक रफ टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं कि जो ओल्ड किंगडम था, इसमें इजिप्शियन जो वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो रूल किया करते थे, और इसे पिरामिड एज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय पिरामिड बहुत बने। अब है मिडिल किंगडम और एज ऑफ री अराइवल। हम इसे मिडिल किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीच के फेज में आता था। और एज ऑफ री अराइवल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो ओल्ड किंगडम के जो लोग थे, ये अच्छे से रूल नहीं कर पाए और इनके ऊपर एक बाहरी इन्वेडर ने इन्वेड कर दिया, जिनका नाम थे हिक्सोस, यानी ये ट्राइब थे, एशियाटिक ट्राइब थी, जो कि इन्वेड किया करती थी। फिर न्यू किंगडम के समय ये जो हिक्सोस थे, वो बहुत ही कम समय के लिए रह पाए, और ये जो इजिप्शियन किंगडम जो पहले रूल कर रही थी, इजिप्शियन लोग जो थे, फिर इन्होंने वापस फाइट की और अपने आप को रिगेन कर लिया। अब चीफ फीचर्स ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो चलिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन के चीफ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाला वीडियो देखा होगा,
तो उसमें हमने की फीचर्स ऑफ हर सिविलाइजेशन के देखे हैं, तो उसमें ज्यादातर चीफ फीचर जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सोसाइटी, ये जो सोसाइटी होती थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, इसमें कई सारी क्लासेस होती। तो सबसे ऊपर जो होता था वो फेरो होता था, जिन्हें हम वहाँ का किंग बोलते। तो ये फेरो वहाँ के किंग होते थे और वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होते थे। वही अपहोल्डर ऑफ लॉ हुआ करते थे, यानी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो किंग सॉर्ट आउट किया करते थे। जैसे कि कभी दो लोगों में या दो ट्राइब्स में, कभी कभी दो सिटीज में भी लड़ाई हो जाती है, तो उन सबको सॉर्ट आउट, इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करनी होती थी, तो ये फेरो किया करते थे। और ये जो मेन सैक्रिफाइसेस होते थे, ये फेरो ही करवाया करते थे। कि जो वहाँ पे रॉयल फैमिली के जो प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट और किंग मिलके ये इस टाइप के जो सैक्रिफाइसेस होते हैं वो परफॉर्म किया करते थे। और जितने भी डिसीजन होते थे तो ये सारे ये किंग ही सुनाया करते थे। जैसे कि इनके साथ कई सारे नोबल्स होते थे जो इन्हें सजेस्ट किया करते थे, पर डिसीजन मेकिंग की पावर किंग के ही पास होती थी। और ये जो इसमें एक चीफ फीचर ये है, और ये जो फेरो हुआ करते थे, इन्हें मतलब ऐसा कहा जाता था कि गॉड के डिसेंडेंट है, यानी ये मतलब ये गॉड के अवतार हैं, ये हमारे भले के लिए ही सोचेंगे। तो उस समय किंग की बहुत ही रिस्पेक्ट हुआ करती थी, उन्हें गॉड जैसा माना जाता था। नेक्स्ट इन द सोसाइटी वाज क्लास ऑफ प्रीस्ट एंड लैंडेड नोबल्स। यानी कि किंग तो सबसे टॉप मोस्ट हो गया। अब किंग के बाद जो उनकी रॉयल फैमिली है, जो नोबल्स है यानी जो मंत्री हैं, और जो वहाँ के प्रीस्ट है यानी जो पूजा पाठ करवाते हैं, तो उन्हें सोसाइटी में रखा जाता था। तो इन्हें नेक्स्ट क्लास में रखा जाता था। कि ये जो नोबल्स होते थे किंग को सजेस्ट किया करते थे, और रॉयल फैमिली, किंग की फैमिली से जो लोग हैं वो अपर क्लास में आएंगे, और प्रीस्ट भी अपर क्लास में आएंगे। तो हम देखें तो ये जो सोसाइटी में जो ये जो क्लास होती, जो जो जिन्हें हम अपर क्लास माना करते थे, तो उसमें लर्नड लोग आते थे, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आते थे। जैसे कि जो नोबल थे इनके ये भी पढ़े लिखे होते थे, जो प्रीस्ट होते थे ये भी पढ़े लिखे होते थे, और रॉयल फैमिली के लोग अमीर हैं वो भी पढ़े लिखे होते थे। देन केम द मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास में जो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, फार्मर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, ये सारे आते थे। तो आर्टिसन जो स्कल्पचर्स बनाता है, जो पॉटरी बनाता है, जो ऑर्नामेंट्स बनाता है, तो ये सारे आर्टिसन हो गए। अब मर्चेंट जो ट्रेड किया करते हैं, तो ट्रेड उस समय इजिप्शियन सिविलाइजेशन का भी बहुत अच्छा था। इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिक सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड चला करता था। और फ्री लैंड होल्डर्स, यानी फ्री लैंड होल्डर्स मतलब जो जैसे जमींदार लोग होते हैं, तो उन्हें भी मिडिल क्लास में कंसिडर किया जाता था। अगर हम अपने मॉडर्न डे अगर इंडिया में देखें, तो जैसे जो लैंडलॉर्ड होते हैं तो इन्हें हम अपर क्लास में मानते हैं, पर उस समय इन्हें मिडिल क्लास में माना जाता था। अब बॉटम में जो होते थे वो स्लेव होते थे। स्लेव यानी ये जो अपर क्लास है या मिडिल क्लास है, इनके घर पे जो नौकर चाकर के काम करते हैं उन्हीं को हम स्लेव्स कहते हैं। तो ज्यादातर जो अपने जो उनका कर्जा होता था, तो जो अपना कर्जा पूरा नहीं भर पाता था, तो वो उसे अपना स्लेव बना लेते थे। और जैसे कोई वॉर हुई, तो वॉर में जैसे किसी दूसरी टेरिटरी के लोग वो लोग उठा के लाते थे कि वो हमारे यहाँ एज स्लेव काम करे। तो दो टाइप के स्लेव होते थे। एक जो अपने डेब्ट पूरा नहीं कर भर पाए, यानी जो उनका कर्जा पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको स्लेव बना लिया है। और दूसरे वो जो बंदी बना लिए जाते थे दूसरी जगह, जैसे कोई वॉर हुई तो वहां से जो बंदी बना लिए जाते थे लोग, तो उनको ऐसे उठा के ले आते थे एज स्लेव। इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये जो इकोनॉमिक कंडीशन जो होती थी, ये जो रिच क्लास होती थी वो कई सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करती थी, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हुआ करते थे, और उनकी जो लग्जरियस लाइफ होती थी बहुत अच्छी होती थी। कि उन्हें अच्छे से खाना मिल रहा है, उनके घर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उनके घर पे नौकर चाकर हैं, और उनकी किंग के साथ रिलेशन है। तो ये जो नोबिलिटी और रिच क्लास होती थी, तो अपने लग्जरियस लाइफ को बहुत एंजॉय किया करते थे। वो बड़े बड़े घरों में रहा करते थे, जो कि पेंटिंग और फ्रेस्को से डेकोरेटेड होता था। तो ये जो फ्रेस्को है, आप सोच रहे होंगे आखिर ये फ्रेस्को क्या होता है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ पेंटिंग होता है। अब फ्रेस्को जो होता है, इसका मतलब ये जो पेंटिंग्स होती है टू टाइप की होती है, फ्रेस्को एंड टेम्पेरा। तो फ्रेस्को जो गीली सरफेस पे बनाया जाता है, तो उसी को हम फ्रेस्को कहते हैं, और टेम्पेरा मतलब जो ड्राई सरफेस पे बनाया जाता है।
तो ये जो फ्रेस्को, जैसे कि अगर आपने किसी दीवार के ऊपर गीली मिट्टी लगाई है, अगर आप उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे तो आपको उसके ऊपर डिफरेंट टेक्सचर मिलेगा और आपको उसके ऊपर हल्का सा डॉटेड टेक्सचर मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हम फ्रेस्को कहते हैं। और टेम्पेरा मतलब जो ड्राई सरफेस पे हम लोग पेंटिंग करते हैं तो उसी को हम टेम्पेरा कहते हैं। तो ये ऐसे टाइप के पेंटिंग्स हुआ करती थी जिससे इनका जो हाउस होता था वो डेकोरेटेड होता था। ये अपने यहाँ स्लेव्स भी इन्होंने एम्प्लॉय किए हुए थे जो इनके घर के काम क्या करते थे। तो ये बहुत ही मतलब एंजॉय किया करते थे अपनी लाइफ को, क्योंकि सारा काम स्लेव कर रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं और इतने पैसे हैं, तो वो बहुत एंजॉय किया करते थे अपने लाइफ को। जो रिच लोग होते थे, चाहे मेन चाहे वुमेन, वो ये ज्वेलरी से डेक्ड होते थे, यानी वो ज्वेलरी ढेर सारी पहना करते थे। जैसे ज्वेलरी ग्लास की बनी होती थी, गोल्ड की बनती थी, प्रीशियस स्टोन जैसे लापिस लाजुली है, डायमंड्स है, रूबीज है, इन सब सारे प्रीशियस स्टोन, तो स्टोन्स के ऑर्नामेंट्स, हेड ड्रेसेस, यानी जो जैसे कि कई सारे लोग क्राउन पहना करते थे और अलग अलग टाइप की जो हेड ड्रेसेस होते थे वो पहनते थे। कॉस्मेटिक्स, जो कि वो आई मेकअप पे बहुत ध्यान दिया करते थे, यानी वो आई का मेकअप किया करते थे। तो ऐसे रिच लोग रहा करते थे। अब जो स्लेव्स होते तो छोटे घरों में रहा करते थे। अब स्लेव के पास इतने ज्यादा पैसे तो होते नहीं थे कि वो ऐसे रिच पीपल की तरह रहे, अपने बड़े बड़े घर हो, इतने ढेर सारे ऑर्नामेंट्स, तो यूजुअली छोटे छोटे घर में रहा करते थे। और ज्यादातर जो स्लेव्स के घर हुआ करते थे सिंगल रूम भी होते थे और वो ज्यादातर आउटस्कर्ट्स एरिया में रहा करते थे। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी वीक थी और वो एज लेबरर वर्क करते थे, जैसे कि किसी के घर में नौकर चाकर का काम करना, कहीं पर कंस्ट्रक्शन करना, जैसे जो लेबरर का या जो घर पे हाउस होल्ड का जो काम होता है तो वही सारा ये किया करते थे। ये जो स्लेव्स हुआ करते थे ये भी ज्वेलरी पहना करते थे। ऐसी बात नहीं है कि केवल ये जो रिच क्लास होती थी वही ज्वेलरी पहना करती थी। ये भी ज्वेलरी पहना करते थे जो कि चीप मेटल से बनी होती थी, जैसे ब्रॉन्ज है, आयरन है, कॉपर है, इन सब की वो ज्वेलरी पहना करते थे। जो कि जैसे क्ले के छोटे छोटे पीसेस को वो कलर करके उसके ऊपर वो पेस्ट कर दिया करते थे, जिससे कि वो थोड़ा लगे कि हाँ उसमें स्टोन्स लगे हुए हैं। मतलब जो प्रीशियस स्टोन है उनकी बात अलग होती है, पर तभी ये उसके ऊपर कलर्ड पीसेस ऑफ क्ले लगा दिया करते थे, जिससे कि उसे थोड़ा ब्यूटीफाई किया जाता है। पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ वुमेन में देखें तो ये जो वुमेन्स होती थी वो सबॉर्डिनेट टू मेन होती थी, यानी इनकी जो पोजीशन होती थी वो मेन से थोड़ी नीचे आती थी, पर तब भी इन्हें कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिल जाते थे जिसको वो इंजॉय कर सकती हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, यानी जैसे प्रॉपर्टी है तो अगर कोई प्रॉपर्टी है ये वुमेन को भी मिल सकती है। और इनहेरिटेंस, जैसे कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उसकी जो बेटी है या उसके घर में जो कोई वुमेन है तो उसे भी वो एज इनहेरिटेंस मिल सकता है। और वुमेन्स को एज क्वीन भी बनाया जाता था। और फॉर एग्जाम्पल अगर किंग की किसी रीजन से डेथ हो गई है तो एज क्वीन भी एज किंग रूल कर सकती है। तो हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं क्वीन हैटशेप्सूट का। इन्होंने किंग की जगह रूल किया था और ये जो थी ये सेकंड फीमेल फेराओ थी, यानी कि इनसे भी पहले एक फीमेल फेराओ थी, तो ये सेकंड फीमेल फेराओ थी और जिन्होंने अराउंड 21 ईयर्स रूल किया। तो सोचिए ये इन्होंने कितना लंबा रूल किया। और ये अपने आप को मेन जैसा भी ड्रेस किया करती थी। जैसे आप इनका एक ये स्कल्पचर देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपने आप को एज मेन ड्रेस किया हुआ है और ये अपने आप को एज मेन शो किया करती थी, कि मतलब उनका मतलब ये है कि मैं भी एक मेल फेरो जैसा रूल कर सकती हूँ। अब एक फन फैक्ट है कि जो क्वीन हैटशेप्सूट का जो नाम है, अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है फॉरमोस्ट ऑफ नोबल लेडीज, यानी कि जो नोबल लेडीज होती है, यानी जो रॉयल लेडीज होती है, इसमें भी सबसे आगे जो है वही है हैटशेप्सूट। उसका मतलब ये है। क्वीन नेफरेटिटी रूल्ड विथ हर हस्बैंड अखेनेतन। ये जो क्वीन नेफरेटिटी थी ये अपने हस्बैंड किंग अखेनातन के साथ भी रूल किया करती थी। वो अपनी पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं, जो कि बर्लिन के एक म्यूजियम में रखी हुई। तो आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं जिसपे इनका बस्ट पार्ट पेंटेड है। अब बस्ट एक ऐसी पेंटिंग होती है, ऐसा स्कल्पचर होता है जो कि उनके चेस्ट जैसे किसी भी के भी चेस्ट तक बना हो। जैसे कि इनकी पेंटिंग आप देख सकते हैं तो ये उनका फेस आ रहा है, नेक
आ रहा है और ये बचेस पे जाके पेंटिंग खत्म हो रही है, तो ये अपनी पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं, जो कि एक लाइमस्टोन पे पेंट की गई थी। ये जो पुअर वुमेन्स हुआ करती थी, तो ये अपने जैसे हाउस होल्ड का काम किया करती थी, और जो उनके घर में जो चिल्ड्रन होते थे उनका ध्यान रखा करती थी। जैसे कि ये जो स्लेव है, तो स्लेव के अगर फैमिली में कोई वुमेन है तो उनके पास तो ज्यादा पैसे होंगे नहीं, तो तो इसलिए वो अपने घर का काम ज्यादातर देखा करती थी और बच्चों के देखभाल किया करती थी। अम्यूजमेंट अम्यूजमेंट आप देख सकते हैं कि इस सिविलाइजेशन में इतना कुछ हो रहा है, तो लोगों के माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए भी कुछ चाहिए। तो अम्यूजमेंट में ये जो इजिप्शियन लोग थे, तो ये बहुत इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज किया करते थे, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग और कई सारी चीजें आ जाती थी। और अगर हम इनका सिंगिंग में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखें, तो जैसे ये हार्प बजाया करते थे। हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्ट्रिंग्स होती है, तो उस स्ट्रिंग को बजा के उसमें से बहुत ही प्लीजेंट साउंड आती है, वो बहुत ही अच्छे उससे मतलब सॉन्ग्स बन सकते हैं। तो ये हार्प से वो इस टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया करते थे। सेनेट, चेस, बैकगैमन वर पॉपुलर। जैसे कि बैकगैमन एक गेम होता है, एक बोर्ड गेम होता है जिसको डाइस की मदद से खेलते हैं, तो ये ऐसे आप लूडो से भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक बोर्ड गेम होता है बैकगैमन, और जैसे चेस है, बैकगैमन, इस टाइप के बोर्ड गेम बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे इंडोर में। आउटडोर में जैसे फिशिंग है, अब ये जो नाइल रिवर है, तो नाइल रिवर में फिशेस भी बहुत हुआ करती थी, तो फिशिंग, स्विमिंग, सेलिंग नाइल रिवर में वहाँ के जो लोग, तो उन लोग की कुछ फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज थी जिन्हें वो अपने लीजर और फ्री टाइम में किया करते थे। फूड, तो फूड उस वहां पे कई सारी फूड की वैरायटी हुआ करती थी, जैसे वीट, मिलेट, बार्ले, ये सारी इजिप्शियन में कुछ मेन ग्रेन्स हुआ करती थी, कुछ मेन क्रॉप्स हुआ करती थी जिन्हें ये एज स्टेपल खाया करते थे। और ये ब्रेड बनाते थे वीट से, और बार्ले से बियर बनाया करते थे। तो ये बियर जो होती है बार्ले से कैसे बनती है, बार्ले को फर्मेंट कर दिया जाता है, तो उसमें से जो वो जो जूस निकलता है, तो उसी को हम एज बियर बोल देते हैं। तो उनके पास वैरायटी ऑफ फ्रूट्स थे, बहुत सारे वहां पे फ्रूट्स हुआ करते थे, जैसे डेट्स है, एप्पल है, पीचेस है, फिग है, ग्रेप्स है, पोमेग्रेनेट्स है, इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। और जैसे जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के थोड़े आप आउटस्कर्ट्स में जाए, थोड़े बाहर जाए, तो उसके बाद डेजर्ट ही डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, तो वहां से आपको कुछ डेट्स भी मिल जाएंगे जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी के होते थे। वेजिटेबल्स में टर्निप, कुकुम्बर, अनियन एंड गार्लिक, इस टाइप के भी इन्हें वेजिटेबल्स खाना पसंद थे। जैसे टर्निप एक रूट वेजिटेबल होता है, कुकुम्बर को तो आप जानती हैं, और अनियन एंड गार्लिक भी वहां पे होता था। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम किया करते, तो उन्होंने कई सारे एनिमल डोमेस्टिकेट किए हुए थे, तो उससे जो मिल्क निकलता था, तो उसे डेयरी प्रोडक्ट बनाते थे और उनके फ्लैश को एज वो मीट कंज्यूम करते थे। क्लोथिंग, तो इजिप्शियन जो होते थे वो व्हाइट लिनन का कपड़ा पहनते थे, क्योंकि ये जो इजिप्ट वाला रीजन है यहाँ पे ये इक्वेटर के पास आता है और यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आती है। तो सर ये जो व्हाइट कपड़े होते हैं या जो व्हाइट कलर होता है, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से व्हाइट कलर के कपड़े पहना करते थे। और ये ज्यादातर लीलन या कॉटन के कपड़े पहनते थे। तो लीलन एक पतला फैब्रिक होता है जो कि इन्हें गर्मी से थोड़ा बचाता है और स्वेट अब्जॉर्ब करता है, तो ये ज्यादातर व्हाइट लिनन का कपड़ा पहना करते थे। मेन रोब्स पहना करते थे, यानी वो इस टाइप से अपनी बॉडी कवर किया करते थे। और वुमेन्स लाइट ड्रेसेस पहना करती थी। लाइट ड्रेसेस मतलब कि उनके ड्रेस ज्यादा भारी भरकम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वहां पे खुद ही इतनी गर्मी है, और वो अपने शोल्डर को ऐसे कवर करते, जैसे ये मेन है, तो मेन भी अपने शोल्डर को कवर करते थे, और वुमेन भी। जैसे कि आप इनके कपड़े देख सकते हैं, तो इन्होंने एक पीस ऑफ क्लोथ अपने कंधे पे ऐसे बांधा हुआ है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स भी ये यूज किया करते, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इन लोगों ने कितनी ज्वेलरी पहनी हुई है, और ये मेकअप भी किया करते थे। हमने अभी देखा अभी कुछ देर पहले कि ये आई मेकअप भी किया करते थे, जिससे ये थोड़े सुंदर लगे, हाईलाइटेड लगे। ये परफ्यूम्स भी यूज किया करते थे, जैसे डिफरेंट फ्रेगनेंसेस के आते हैं, जैसे रोज है, मैरीगोल्ड है, अलग अलग ये जो फ्लावर्स आते हैं, तो इनके एक्सट्रैक्ट से परफ्यूम बनाए जाते थे, जिससे उसमें से प्लीजेंट स्मेल आए।
ये जो रिच होते थे वो सैंडल पहना करते थे, और जो पुअर होते थे, स्लेव्स होते थे या तो मिडिल क्लास जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, तो वो बेयरफुट रहते थे। यानी ये जो अमीर लोग रहते थे इनके पैरों में चप्पल हुआ करती थी, यानी चप्पल या फुटवेयर होती थी। और जो गरीब लोग होते थे जो इस टाइप की सैंडल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बेयरफुट रहते थे। हाउसेस, तो हाउसेस ज्यादातर नॉर्थ फेसिंग हुआ करते थे। नॉर्थ फेसिंग मतलब जो उनका गेट या उनकी जो विंडोज है घर की, वो ज्यादातर नॉर्थ फेसिंग हुआ करते थे, जिससे कि वो जो हॉट डेजर्ट विंड्स होती हैं, यानी जो गर्म जो डेजर्ट में जो विंड्स चलती हैं, तो उससे वो अपने घरों को प्रोटेक्ट कर सके। हाउसेस वो ड्राइड ब्रिक्स से बने होते थे, यानी जो सन ड्राइड ब्रिक्स होती हैं उनसे बने होते थे। तो ये जो घर होते थे सिटीज में, ये 2 to 3 स्टोरी बिल्डिंग्स ऐसी बनी करती थी। यानी कि ये ऐसे मतलब ये ग्राउंड फ्लोर होता था, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे हमें 3 3 स्टोरी तक के हमें घर मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्किल्स कितनी अच्छी थी कि ये इतना अच्छे से ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट कर पाए। रिलीजन, रिलीजन लोगों को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया करता था कि जैसे रिलीजन है तो रिलीजन वो हमारे डेली लाइफ को भी बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि हम डेली लाइफ में वर्शिप करते हैं, तो वर्शिप करने में भी हमारा कुछ टाइम जा रहा है। और हम जैसे रिलीजन है तो रिलीजन में कई सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, तो फेस्टिवल की तैयारी, तो इस तरह से ये हमें इकोनॉमी हर जगह पे ये हमें मतलब हर जगह पे ये रिलीजन आ जा रहा है। तो रिलीजन लोगों को अलग अलग ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे उनको प्रभावित करता था, इन्हें इन्फ्लुएंस करता था। जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल। जैसे कि सोशल सोशल जैसे कि एक कम्युनिटी है कि जो एक गॉड को मानती है, कोई दूसरी कम्युनिटी है जो एक गॉड को मानती है, तो इस टाइप से डिफरेंट कम्युनिटीज बन जाती हैं, और हम इसे एज सोशल हम इसे सोशली भी कह सकते हैं कि रिलीजन सोशली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल, अब हमने देखा कि जो किंग्स होते थे इन्हें डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड और इक्विवेलेंट टू गॉड माना जाता था। अब ये जैसे गॉड का जो सिलेक्शन, ये जो किंग का सिलेक्शन होता था, ये भी गॉड पर डिपेंडेंट होता था कि जैसे कई सारे सेक्रीफाइसेस कंडक्ट करवाए जाते थे कि वो भगवान से पूछ सके कि अब हम अगला किंग किसको बनाए। तो इस ऐसे तो ये जो रिलीजन है ये पॉलिटिकल वे में भी हमें इफेक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक, जैसे कि ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो फेस्टिवल के लिए अलग अलग चीजें चाहिए तो वो अलग अलग जगहों से मंगाई जाती है। तो ऐसे इकोनॉमिक वे में भी हमें बहुत ये हमें इंस्पायर करता है, हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो चलिए गॉड्स एंड गॉडेसेस को देखा जाए कि वहाँ पे ये किन टाइप के गॉड एंड गॉडेसेस को मानते थे। ये जो रिलीजन इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो रिलीजन फॉलो हुआ करता था, तो हम इसे एनिमिज्म का एग्जाम्पल कह सकते हैं। उस समय जितने भी ये जो सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी चल रही थी, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन खुद हो, चाहे मेसोपोटामियन हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, तो वो सारी एनिमल्स फॉलो किया करती थी, क्योंकि उनमें जो नेचर फैक्टर्स होते थे उनको वर्शिप किया जाता था। कि जैसे सबसे पहले जो गॉड है वो अमुन रे है, जिन्हें हम सन गॉड कहते हैं। वो जितनी भी सीजन के जो चेंजेस होते हैं, अब अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें आपने रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का तो चैप्टर पढ़ा ही होगा। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जो जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, तो उसकी वजह से अर्थ पे डे एंड नाइट होता है, और अर्थ जब सन के चक्कर लगाते हैं तो उससे रेवोल्यूशन होता है। तो रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारे अर्थ पे चेंजेस होता है। तो इसको हम आगे कभी देखेंगे इन सारी चीजों को। तो जैसे चेंज ऑफ सीजन है, फर्टिलिटी है एंड हैप्पीनेस, इन सारी चीजों के जो फैक्टर्स है ये इसको सन गॉड को माना जाता है कि इन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हैं। और इन्हें सोर्स ऑफ वर्म्थ एंड लाइफ भी माना जाता है, क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो हमारे अर्थ पर लाइफ भी नहीं होगी। इसी वजह से ये सन गॉड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। अदर गॉड्स वर वर्शिप बाय देम वर होरस। होरस इन्हें स्काई गॉड भी कहा जाता है, जो कि जिनको हॉक से रिप्रेजेंट किया जाता था। यानी इनका जो चेहरा है वो हॉक जैसा रिप्रेजेंट किया जाता था, जिससे कि वो स्काई गॉड को रिप्रेजेंट कर सके। तो हॉक एक बर्ड होता है जो कि आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है, तो इसी वजह से इसमें हॉक जैसा इन्होंने होरस का चेहरा बनाया हुआ है। थॉट द मून गॉड रिप्रेजेंट बाय बर्ड आइबिस। तो आप
इस फिगर में देख सकते हैं, इनके यहाँ पे इन्होंने इमेज दे रखी है। तो ये गॉड थॉथ है जिनका ये जो फेस है एक बर्ड लाइक दिया हुआ है, जिसका नाम है आइबिस। तो आइबिस नाम का एक बर्ड है जिसका जिसका इन्होंने इसका फेस लगा रखा है, और इनको मून गॉड कहा जाता है, जो कि मून को रिप्रेजेंट करते हैं। एन्यूबिस द गॉड ऑफ मम्मीफिकेशन। अब ये मम्मीफिकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि ये, अगर हम अभी आगे देखेंगे लाइफ आफ्टर डेथ में कि जो मम्मीफिकेशन है तो ये कैसे होता था, कि मम्मीफिकेशन ये किस लिए किया करते थे, कि ये इनका ये मानना था कि लाइफ आफ्टर डेथ नाम की भी एक चीज होती है, यानी कि जब हमारी डेथ होती है तो उसके बाद अनदर लाइफ स्टार्ट होती है। तो उसके लिए वो उनकी बॉडी को प्रिजर्व रखा करते थे, और वो कुछ उनके ऊपर एक लेप लगाया करते थे कुछ, जिससे उनकी बॉडी प्रिजर्व रह सके, और उसके ऊपर क्लोथ लपेटा करते थे कि जिससे कि वो जो उन्होंने जो मेडिसिन लगाई है उसका इफेक्ट कम ना हो जाए, तो उसके लिए वो क्लोथ भी डेड बॉडी के ऊपर वो लपेटा करते थे। तो इसी को हम मम्मीफिकेशन कहते हैं। तो उसके गॉड को एन्यूबिस कहते हैं, जिनका चेहरा जैकल जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। गॉडेस, उस समय गॉडेस को भी वर्शिप किया जाता था, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, हैथर है, माथ है एंड नीथ है, ये सारी गॉडेसेस हैं जिनको उस समय वर्शिप किया जाता था। अब जैसे हैथर है, इन्हें गॉड ऑफ जॉय, लव, फर्टिलिटी, म्यूजिक एंड डांस माना जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो गॉडेस है हैथर, इनको फर्टिलिटी की गॉडेस माना जाता है, जॉय, लव, म्यूजिक, डांस, इन सब की गॉडेस माना जाता है। तो अगर इनमें से इनको कोई भी चीज फुलफिल करवानी है तो वो इनकी वर्शिप किया करते थे। अब जैसे आइसिस गॉड है, तो इन्हें गॉडेस ऑफ मैजिक, मैरिज, हीलिंग एंड प्रोटेक्शन माना जाता है। अगर जैसे किसी की मैरिज करवानी है तो वो गॉड आइसिस से मतलब वो गॉड आइसिस की पूजा करेंगे। तो ऐसे अलग अलग जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसकी वजह से वो उनको पूजा करते थे। अब जैसे माँ गॉड है, तो इन्हें गॉड ऑफ हार्मनी, यानी जैसे पीस की गॉड माना जाता है, पीस की गॉडेस मानी जाती हैं, जस्टिस, ट्रुथ, इन सारी गॉड को इन सारी गॉड की जो मतलब ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं उनको माँ कहा जाता है। नीथ जो गॉड ऑफ स्काई एंड स्टार, तो इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, होरस गॉड स्काई क्या है, पर ये नीथ गॉडेस ऑफ स्काई एंड स्टार दोनों है। तो ये आप नीथ की फोटो देख सकते हैं, स्काई एंड स्टार दोनों की गॉडेस है। जैसे कि और भी कई सारी गॉडेसेस हैं जिनके जो हेड है वो अलग अलग एनिमल से रिप्रेजेंट किए गए हैं। जैसे गॉडेस एमिट है, जिनका जो हेड है वो क्रोकोडाइल जैसा उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और गॉडेस हेकेट है, जिनका जो हेड है वो फ्रॉग जैसा रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये अलग अलग गॉड या गॉडेसेस का जो फेस है वो अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाता था, क्योंकि उनका अलग अलग, जैसे अलग अलग जो जानवर हैं तो उनका अपने जगह पे कई सारे इम्पैक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के कुछ पार्ट को कवर किया है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे। हाँ, अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।